पैसिव एलिमेंट्स है ना, कैपेसिटर और इंडक्टर्स, तो डेट इज वाई वी कैन यूज अलोंग वाई एक्सिस। तो उनकी जो होती है आपकी फिगर्स में, जो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, डेट विल बी विद जे टाइम्स, क्योंकि वाई एक्सिस जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स है, आपका जो एक्सिस, तो डेट इज वाई आपकी जितनी भी फ्लो ऑफ पावर होती है वो अलोंग वाई एक्सिस के अक्रॉस जो है वो जे टाइम्स होगी। तो उसको हम जो है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में रिएक्टिव पावर कहते हैं। तो ये हम अभी आगे जाके भी इसको देखेंगे। तो मैं आपको स्टार्ट करें हम जी। ठीक हो गया। अच्छा, तो इन पैसिव आरसी नेटवर्क इज शोन इन फिगर 2, द इनपुट impedance of a circuit is defined as the ratio of input voltage to input current mathematically अकॉर्ड, जैसे आपका ओह्म्स लॉ है V is equal to IR, तो that is why उस Z will be the combined impedance of the network where V is the voltage and I is the current। तो similarly according to Ohm's law, V is equal to IZ और Z is equal to V अपॉन I। तो इसको फर्दर हम देखते हैं। और इफ ये नीचे इसके बाद जो फर्दर नेक्स्ट चीज आती है वो है कि जी इफ फाई इज द फेज डिफरेंस between V in and I in, then is called the power and different powers consumed in the network। अच्छा, वैसे जो पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर आमतौर पे हमारे घरों के बाहर एनर्जी मीटर्स लगे हुए हैं, और जो कि हमारा रजिस्टर के केस में पावर फैक्टर यूनिटी होता है बिकॉज करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो दैट इज व्हाई देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट इज व्हाई आवर पावर फैक्टर इज बी विल बी यूनिटी। और आमतौर पे जो रजिस्टर आपके सर्किट में, लेट्स सपोज रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हुए हैं। रजिस्टर जो है वो एक्टिव एलिमेंट है और कैपेसिटर जो है वो पैसिव एलिमेंट्स है। और जो मैंने आपको आगे हमने अभी फिगर ड्रा की थी पेंट के अंदर, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो पावर फैक्टर वो यूनिटी है। अच्छा, जो रजिस्टर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक बल्ब है रजिस्टिव एलिमेंट, हीटिंग रॉड है इलेक्ट्रिक प्योर रजिस्टिव एलिमेंट्स, आपकी आयरन जो है वो प्योर रजिस्टिव एलिमेंट्स। तो अब जो प्योर रजिस्टिव एलिमेंट्स हैं डेट विल कंज्यूम एक्टिव पावर, ये जो आपको नजर आ रही है ना एक्टिव पावर। तो आपके सर्किट में, हमारे घरों में आपको पता है कि एक्टिव रेजिस्टिव लोड्स भी हैं, कैपेसिटिव लोड्स भी हैं, इंडक्टिव लोड्स भी हैं। आपके फैंस, आपकी मोटर्स, आपके जितनी भी आइटम्स जो ऑपरेट हो रही है मोटर्स के साथ, डेट विल ऑल लोड्स आर जो है वो इंडक्टिव लोड्स हो जाते हैं। तो जो इंडक्टिव लोड पावर कंज्यूम करते हैं, डेट पावर इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। ठीक हो गया। एंड दैट पावर विल बी रिप्रेजेंट एज विद Q will be the symbol for reactive power and that will be equal to VI sin phi। और एक्टिव पावर जो है वो किसके, उसका सिंबल P के साथ डिनोट करते हैं उसको नॉर्मली, और इसका रिलेशन होगा, पावर का रिलेशन आपको पता है कि P इज इक्वल टू होता है VI, ठीक है, और VI cos phi। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर मैं आपके पास यहाँ पे, अगर मैथमेटिकली हम इसका एक मॉडल तैयार करें, तो मैथमेटिकली मॉडल तैयार करने में हमें ये, इसमें ये आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने एफएससी में भी और पढ़ी होगी ये चीजें,
कि अगर आपके पास लेट्स सपोज ये है जी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये उसकी बेस है ये वाली, ये उसका परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया, और ये उसका ये वाला जो है ये उसका हाइपोटेनस है, ठीक है। अब जो बेस होती है, अगर यहां पे एंगल लेट्स सपोज थीटा है, तो ये जो है बेस कंपोनेंट है ये कॉस के साथ होता है, ये आपका साइन के साथ होता है, ठीक है, और ये जो हाइपोटेनस है दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो इसीलिए आपके पास जो रियल, अब ये जो एक्सिस है ये वाला दैट इज आवर रियल एक्सिस एंड दैट इज आवर इमेजिनरी एक्सिस। अब ये जो है आपका, मैंने जो x, इसको मैं x कह देता हूं, दिस x विल बी आवर रियल एक्सिस और दिस y विल बी आवर इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, अब जो रियल एक्सिस जो है यहाँ पे कौन से आएंगे, जो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, जो कि प्योर रेजिस्टिव है। अब प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट्स जो पावर कंज्यूम करते हैं, पावर का रिलेशन होता है वी आई, ठीक है, ये देखें वी आई, और इसलिए चूंकि ये एक्टिव रीजन में है, रेजिस्टिव रीजन में है, तो इसलिए इसके साथ ये कॉस फाई आ गया, और दैट विल बी मेजर्ड इन वाट्स। जो यूनिट्स ऑफ एक्टिव पावर है वो है वाट्स, यानी कि आपकी जो एक्टिव पावर आएगी सिस्टम की, दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन वी आई, और साथ में ये कॉज ऑफ फाई, कॉज ऑफ जो भी एंगल होगा यहाँ पे थीटा फाई जो भी है, और जो आपकी रिएक्टिव पावर है ये है आपकी पी, ठीक है, और ये है आपकी क्यू। क्यू पावर कब फ्लो होती है, दैट पावर इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर, और दिस पावर विल फ्लो ड्यू टू द पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके, कैपेसिटर और इंडक्टर, और ये किसके बराबर होती है, साइन ऑफ थीटा। तो ये Q इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस। अब जो आपका वाई एक्सिस है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज वाई वी कैन यूज जे टाइम्स, और ये जे जो है वो आयोटा होता है, मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम इसको आयोटा लिखते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आयोटा से हम इसको जे टाइम्स लिख देते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन आयोटा एंड जे। एक्चुअल में वो आयोटा ही है, लेकिन हमने अपनी सिस्टम में क्या किया है कि उसको लिख दिया है कि ये जे टाइम्स हो गया। तो एक्टिव पावर का P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव पावर विल बी वी आई साइन फाई, या जो भी एंगल है, एंड दैट विल बी, ये आगे इनके यूनिट्स लिखे हुए हैं, दैट विल बी मेजर्ड इन वाट्स, यानी कि एक्टिव पावर का यूनिट है वाट्स और रिएक्टिव पावर का यूनिट्स है वाट्स। और अपीरेंट पावर क्या है, अपीरेंट पावर है जी कि आपके पास ये एक ट्राइंगल बनी थी, अलोंग एक्स एक्सिस है वी आई कॉस फाई, अलोंग वाई एक्सिस है वी आई साइन फाई। तो जो ये हाइपोटेनस होता है इसको हम कहते हैं एस, एस विल बी डिनोटेड एज अपीरेंट पावर, और दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। यानी कि अगर आपका फार्मूला देखा जाए यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है कि पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर अंडर रूट दैट विल बी एस। तो यहाँ पे अगर आप ट्राइंगल के लॉ को पढ़ें तो दैट विल बी हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एस स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर और प्लस क्यू स्केयर, ठीक है। तो हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, एस स्केयर इज इक्वल टू होता है ये जो बेस है इसका स्केयर, और ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्केयर, और ये स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे अंडर रूट कर देते हैं। तो और इसको जो है आप
ये स्केयर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब इसी तरह ये जो अपेरेंट पावर है दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स, और वो S इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, वी आई, सिंपल वी आई, और इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी वी ए। आपके जो गलियों में, गली के स्ट्रीट्स में, या जो आपकी जो सोसाइटीज में आपके जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं दैट विल बी नॉर्मली इन वी ए रेटिंग। अक्सर लिखा होता है कि दिस ट्रांसफार्मर विल होल्ड द कैपेसिटी ऑफ 25 केवीए, somehow 100 केवीए, 200 केवीए, 500 केवीए। तो इसका मतलब यही होता है कि वो इतने वीए रेटिंग तक की पावर को अपने अंदर में वो जो ट्रांसफर कर सकता है ट्रांसफार्मर। मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रांसफार्मर 25 केवीए का है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी अपेरेंट पावर जो है वो 25,000 वोल्ट अम्पेयर है, यानी कि उसमें आप 25,000 वीए रेटिंग तक का एक्टिव और रिएक्टिव लोड चला सकते हैं, उसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। तो दैट विल बी द थर्ड पोर्शन ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट, दैट विल बी द टू ग्रास्प द कांसेप्ट ऑफ एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर। अब हमें ये पता चल गया कि एक तो कि हमारे पास इंपीडेंस होती है सर्किट्स में ड्यू टू डिफरेंट लोड्स, उसकी रिएक्टेंस होती है, एडमिटेंस होती है, ससेप्टेंस होती है। तीसरी हमारे पास डिफरेंट लोड्स होने की वजह से तीन तरह की पावर्स जो है वो सिस्टम में फ्लो करती हैं। अब वो पावर्स फ्लो करती हैं ड्यू टू द डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोड्स, और उन वैरायटीज ऑफ लोड्स की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, डिफरेंट पावर फ्लो हो जाती है। अच्छा, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एस इज इक्वल टू पी, वही पी प्लस जे क्यू, यानी कि पी जो है वो एक्टिव पावर और क्यू जो है वो रिएक्टिव पावर, यानी कि ये उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया है। तो P इज इक्वल टू हाफ वी आई, या वी आई इज इक्वल टू आई स्केयर जी और वी स्केयर ओवर जी, यानी कि ये वो सिंपल फार्मूला है वी आई वाला कि अगर आप आई की यहाँ पे वी की जगह आई जेड पुट कर दोगे तो वो आई स्केयर जी हो जाएगा, अगर आई की जगह वी ओवर जेड पुट कर दोगे तो वो ये रिलेशन बन जाएगा वी स्केयर ओवर जी। तो ये एक हमारे पास एक नेटवर्क है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने अगर दो वेव फॉर्म्स ये जो आ रही है, एक करंट की वेव फॉर्म आ रही है, एक वोल्टेज की वेव फॉर्म आ रही है, तो ये जो दोनों वेव फॉर्म्स का आपस में डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी। और जो दो, अब एक होता है क्रेस्ट, एक होता है ट्रफ, टू कंजेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल टी से शो किया हुआ है, और जो डिफरेंस ऑफ वेव्स हैं जो करंट और वोल्टेज की उसको डेल्टा टी। तो अगर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हो, हमें वेव फॉर्म्स की आ रही हो, तो हमने उससे अपना फेज एंगल कैलकुलेट करना हो तो उसका हमारे पास कैलकुलेटेड के लिए फार्मूला है डेल्टा टी अपॉन टी multiplied by 360। डेल्टा टी विल बी दिस वैल्यू एंड टी इज द दिस वैल्यू, यानी कि दो कंजेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान जो टाइम है वो आपने नोट कर लेना है कि पहली पीक पॉजिटिव कब आई, उसके बाद जो कमिंग पॉजिटिव जो पीक है वो कब आई, उसका आपने टाइम लेके और डिफरेंस ऑफ टाइम जो है उससे उसको डिवाइड कर देना है, और मल्टीप्लाइड बाय 360 इसलिए किया है क्योंकि साइनोसाइडल फंक्शन जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वो जो उसका पीरियड है अपने आप को रिपीट करने का वो 360 डिग्री है, क्योंकि ये जो वेव फॉर्म है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखें तो ये वेव दोबारा अपने को पिछली वेव की तरह की शेप की नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि विच इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट टाइम विल बी द 2 पाई, यानी कि पीरियड ऑफ साइन विल बी 360 डिग्री, के ये 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करती है। तो दैट इज व्हाई वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 360 डिग्री। नहीं, ये है जब आपने डेल्टा टी लेना है तो उस वक्त आपने लेना है जो करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म का डिफरेंस जो है। ये देखे ना, दो वेव फॉर्म्स नजर आ रही हैं, एक आपको वोल्टेज की आ रही है, एक करंट की आ रही है। तो जब आपने डेल्टा टी फाइंड करना है वो आपने फाइंड करना है जो कि करंट और वोल्टेज के दरमियान डिफरेंस आ रहा है, ठीक हो गया। और जो टी है वो आपने फाइंड करना है जो वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ठीक है।
उसका जो है टू पॉजिटिव वैल्यूज के दरमियान जो क्रेस्ट आ रहा है, ठीक है। हाँ, और इसके बाद ये एक सिंपल हमने 1 किलो ओम एक रजिस्टर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया है। ये 1 ओम का रजिस्टर हमने लगाया है टू मेजर द टू ऑब्जर्व द करंट वेव फॉर्म्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, जब आप रजिस्टर को 1 ओम कर दोगे तो आपके पास जो वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी एक्चुअल में होगी वो वोल्टेज की ही वेव फॉर्म, लेकिन हम उसको करंट की वेव फॉर्म कंसिडर कर देंगे क्योंकि V इज इक्वल टू आई हो जाएगा उस केस में। तो ये हमने एक साइनोसाइडल इनपुट वोल्टेज देने हैं 3 वोल्ट RMS विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, और उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो है फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और करंट कैलकुलेट करनी है, इम्पीडेंस इन पोलर फॉर्म, वो जो इम्पीडेंस की वैल्यू Z इज इक्वल टू V अपॉन आई, वो इम्पीडेंस हो गई। पावर फैक्टर आपका निकल आएगा कि वो लीडिंग में है लेगिंग में। एक्टिव पावर वो P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई के फार्मूला से। रिएक्टिव पावर आपको Q इज इक्वल टू वी आई साइन फाई से। जब एक्टिव और रिएक्टिव पावर आ जाएंगी तो आप उधर से अपेरेंट पावर कैलकुलेट कर लोगे। तो ये हम मल्टीसिम के ऊपर एक छोटा सा नेटवर्क ड्रॉ करके वो भी देख लेते हैं कि ये कैसे इसकी डिजाइनिंग हो रही है। तो उसमें हम देख लेते हैं सिंपल, हमारे पास एक दो रेजिस्टर्स चाहिए हमें। तो रेजिस्टर्स के केस में एक कैपेसिटर ले लें आप। ठीक हो गया। अच्छा, और एक आप वो ग्राउंड ले लें। इनको अब आपस में कनेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ से हम फंक्शन जनरेटर एक ले लेंगे क्योंकि हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अप्लाई करनी है इनको। अच्छा, इसको मैं 1 ओम कर देता हूँ। जैसे कि हमारे मैनुअल में भी गिवन है कि ये चीज हमने इसलिए रखी हुई है, ये वाली 1 ओम टू ऑसिलोस्कोप मेजर द वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म ऑफ करंट। तो 1 माइक्रोफेरेड और 1 किलो ओम एज इट इज। ऑसिलोस्कोप हम यूज करते हैं यहाँ पे एक ऑसिलोस्कोप हम इसके क्रॉस लगाते हैं। और ये पोर्शन हमारा ग्राउंड, और ये हमारे पास जो दूसरी है ये इसके अप्लाइड वोल्टेज के क्रॉस, और इसका जो नेगेटिव है वो ग्राउंड। ठीक हो गया।
फंक्शन जनरेटर के पैरामीटर्स को हमने पहले 50 हर्ट्ज रखा और इसके जो वोल्टेज वैल्यू है वो आरएमएस, ये पीक वैल्यू दे रहा है, चले कोई नहीं, वोल्टेज पीक कर देते हैं हम इसको, जितने मर्जी कर दें 4 साइनोसाइडल। यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। ओह ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन जनरेटर के केस में गलती हो गई हमसे कि तो ये देखें, अगर आप इसके किसी भी इंटरवल के ऊपर अगर मैं इसको वेव फॉर्म्स को एक्सटेंड कर दूं तो एक आपके पास करंट की वेव फॉर्म आ रही है और एक आपके पास वोल्टेज की वेव फॉर्म आ रही है, ठीक है। और इसको मैं इस फॉर्म में एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों वेव फॉर्म, एक का वेव फॉर्म्स का पीक जो है वो ये है, यहाँ पे इस जगह, और जो दूसरी जो वेव फॉर्म है उसका पीक जो है वो यहाँ पे। तो डेट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। और जब आपने ये जो आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सॉरी, इसको रन करते हैं एक दफा दोबारा। ठीक है, ये आपकी करंट की वेव फॉर्म्स आ गई और ये आपकी एक की वोल्टेज की वेव फॉर्म आ गई। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी करंट की वेव फॉर्म जो है वो ए चैनल के ऊपर है और जो वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो बी चैनल के ऊपर है, ठीक है। तो ए चैनल जो है वो आपका करंट की वेव फॉर्म को शो कर रहा है और बी चैनल जो है वो आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म को शो कर रहा है। तो ये आपके पास ये डेल्टा टी आ जाएगा, यानी कि जो आपका डिफरेंस है। और अगर जब आपने टी कैलकुलेट करना है तो आप उस वक्त इसको एक को इधर रखोगे और दूसरे को इस पीक पे रखोगे, तो डेट विल बी द वैल्यू ऑफ योर टी। तो यहां से आप मल्टीप्लाई करके 360 डिग्री आपका एंगल निकल आएगा। अच्छा, इसमें सर इसमें डेल्टा टी की वैल्यू कौन सी होगी क्या? जी डेल्टा टी, जी जी सर इसमें डेल्टा टी की वैल्यू ओवर टी की वैल्यू से फेज एंगल जो निकलेगा जी जी वो सर वो फेज एंगल की वैल्यू यहाँ हाँ, पर। मल्टीप्लाई करके उसको 360 डिग्री से वो फेज एंगल हो जाएगा आपका। ठीक है सर। यानी कि ये इस फ्रीक्वेंसी पे, अब फ्रीक्वेंसी हमने रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप इसको स्टॉप करो, आप इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जैसे हमें मैनुअल में भी गिवन है हाँ यस सर। वो दी हुई है 200 हर्ट्ज, ठीक है। यानी कि आप इसको 200 हर्ट्ज कर दो, वोल्टेज इतने ही रहने दो। अब आप इसको फिर रन करो और इसकी प्रॉपर्टीज को देखो ऑसिलोस्कोप के थ्रू, तो ये आ गई आपकी, ठीक हो गया। यस सर। किसी पॉइंट पे पहुंच करो तो आप ये देखोगे कि अब यहाँ पे ये इसका वेरिएशन और हो गई है, यानी कि आगे आपका ये पॉइंट, अब पीक पॉइंट आपका ये आ रहा है एक वेव फॉर्म का, और एक करंट की वेव फॉर्म का ये आ रहा है और वोल्टेज की वेव फॉर्म का ये। अब डेल्टा टी यहाँ से निकल आएगा, ये एक डिफरेंट निकल आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो गई है, ठीक है। तो यस सर। अच्छा, अब इन पॉइंट्स के अक्रॉस अब आपने वोल्टेज और करंट भी लेने हैं, ठीक है, कि आपके सिस्टम के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे
अपने DMM मीटर्स को लगा दो। सर ऑसिलोस्कोप की जो वैल्यूज होगी उनके भी पिक्चर पेस्ट करनी है सर मैनुअल में कि नहीं? हाँ हाँ, जारी बात है, ये पिक्चर्स तो लगानी है आपने। और बल्कि अगर आप ये ट्रेस के ऊपर भी हैं वैल्यूज। अच्छा, इसके ऊपर आपकी वो जो थी पैरामीटर्स के ऊपर, हमने वो जो लास्ट टाइम मैंने आपको इसके बताए नहीं थे कि आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इसके अक्रॉस भी आप चेक कर सकते हो, वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हो सारा कि कितनी वैल्यूज आ रही हैं अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, ये तो आपके पास ये आ गई। अगर आपने इसके बाद ये देखिए करंट और वोल्टेज की वैल्यूज लेने के लिए आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपने लगाया है, लेट्स सपोज ये ऑसिलोस्कोप है, तो यहाँ पे आप लगा दो ये फंक्शन जनरेटर एक, कि आपके वोल्टेज कितने हैं। वैसे आपको वोल्टेज तो आपको पता भी है कि आपने कितने दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये कैसे हो गया, हाँ ठीक है। और एक और एमीटर की लगाओ, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ जाएगा आपका, और एक टर्मिनल जो है वो आपका ग्राउंड हो जाएगा। तो ये आपको करंट दे देगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो आपके इनपुट वोल्टेज भी आ जाएंगे और करंट भी आ जाएगा। अच्छा, इनपुट वोल्टेज ये कहीं से शॉर्ट है, और ये करंट आपका आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये आपका करंट, सॉरी ये करंट आ जाएगा, ये शॉर्ट है आपका इसीलिए इतना करंट आ रहा है। ये वोल्टेज आपका कहीं से सोर्स शॉर्ट हो गया। सर आपने जो आपने वोल्ट मीटर सेट किया है ना सर, वो आपने दोनों पॉजिटिव टर्मिनल पे किया है। हाँ जी सर, वो आपने दोनों पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया हाँ, है। वो इसलिए इतनी वैल्यू आ रही है करंट की भी, वो गलती हो जी गई। सर। चले, ऐसा हो गया। अब ये जो नेगेटिव है, वो करंट इसलिए इतना ज्यादा आ रहा था, ठीक हो गया। सर अब वो फंक्शन जनरेटर से पॉजिटिव टर्मिनल खत्म हो गया सर्किट के साथ। किसके साथ? सर वो फंक्शन जनरेटर जो है ना उसके साथ सर्किट का पॉजिटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो गया। एक मिनट मुझे देखने दो जरा। हाँ एक मिनट, बिल्कुल ये भी हो गया। यहाँ पे आ जाएगा ना ये, तो यहाँ से ये यूं आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये यूं आ जाएगा, ठीक है। यस सर अब ठीक है। तो ये वोल्टेज की वैल्यू आ गई, ये आपके करंट की वैल्यू आ गई। लेकिन करंट अभी भी बहुत ज्यादा आ रहा है, इतना करंट नहीं आता। हाँ, आप अब ये ठीक आएगा, अभी भी ज्यादा आ रहा है। ये किलो एम्पेयर्स में क्यों आ रहा है इतना वैल्यू? अच्छा हाँ, वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी हमने ज्यादा कर दी। तो यस ये सर तो ये इनपुट, 240 है फ्रीक्वेंसी अभी। हाँ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी कि ये फंक्शन जनरेटर के अक्रॉस आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करते गए, और आपको वोल्टेज और करंट मिलते गए, फेज एंगल आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक हो गया। यस सर फेज ठीक एंगल हो का गया। कैलकुलेट करने का आपको फार्मूला बताया है। तो उधर से यहाँ से आपकी ये करंट की वेव फॉर्म आ रही है। मुझे सिर्फ यहाँ पे ये देख लेने दो कि ये टर्मिनल कहीं से कोई गलत तो नहीं हो गया। और ये यहाँ से सबको चलेगा। हम्म, ये हो गया, ठीक है। और इसको ऐसा करते हैं हम, बजाय इसके कि ये ऐसे करने के,
इसको यहाँ पे कंट्रोल किया। ये चूंकि पीक टू पीक वैल्यूज आ रही है, अगर हमने आरएमएस वैल्यूज देनी है तो फिर हमें यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए मैं रिप्लेस करके भी देख लेते हैं एक दफा, ताकि हम इसको आरएमएस वैल्यू भी दे लें। रिप्लेस कंपोनेंट, ऐसे करते हैं। तो इसको ऐसे करते हैं हम कि ये प्लस है तो इसके साथ आ जाएगा, ये नेगेटिव है इसके साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको हम वोल्टेज देते हैं 4.450 हर्ट्ज और 0 डिग्री फेज एंगल। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यूज को। तो ये देखें 4.24 एग्जैक्ट आ गया। हाँ, ये करंट इतना ही आएगा क्योंकि वो इनपुट करंट के क्रॉस हमने लगाया है। तो या इसको आप ऐसे कर लें कि इसको हम यूं कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एक और भी वे है कि आप इसको यहाँ से डिलीट करें, ठीक है। ये एज ए मैंने एम्पेयर मीटर यूज कर लिया इसको, और यहाँ पे इसको हम, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ था इसलिए मैंने उसको डिलीट किया। और इसकी जो वेव फॉर्म है ये करंट की और ये वोल्टेज के लिए ये वाली यहाँ से रख लें। तो अब हम इसको चलाते हैं, इसकी सेटिंग कर दें आप करंट के ऊपर, ये सेट है ऑलरेडी, और ये वोल्टेज के ऊपर सेट है। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं तो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो ये 4.24 और ये देखें अब करंट ठीक आया, क्योंकि वो पहले वो बहुत शॉर्ट था तो वो बहुत वैल्यू बड़ी दे रहा था। ये आपका इनपुट करंट आ गया, ये आपका इनपुट वोल्टेज आ गया, और ये आपकी वेव फॉर्म्स आ गई। इसको मैं थोड़ा सा स्केल सर हमने वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल ग्राउंड क्यों किया है? वो इसलिए कि ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये ग्राउंड मैंने इसलिए किया है कि मैं ग्राउंड ये टर्मिनल बेशक मैं इधर लगा दूं, क्योंकि ये लाइन आपकी सारी ग्राउंड है, ये वाली नेगेटिव है। यस सर ठीक ठीक है। है। तो वोल्ट मीटर ये देखें, ये जो मैंने एम मीटर है ये सीरीज में लगाया है, ये देखें यहाँ से और यहाँ से। टू यस मेजर सर द सीरीज वैल्यू में ऑफ लगाया करंट, हुआ जहां पे भी आपने करंट को मेजर करना है वहां पे आपने अपने एम मीटर को सीरीज में लगा देना सर्किट के अंदर। ठीक हो गया। तो ये आपकी वेवफॉर्म्स आ रही हैं। यहां से आपको क्या मिल जाएगी, आपका टी और डेल्टा टी फेज एंगल मिल जाएगा, और यहां से आपको आपके वोल्टेज और करंट मिल जाएंगे, और वोल्टेज और करंट मिलने से आपका फाई भी मिल जाएगा आपको। वहां से आपकी एक्टिव पावर भी निकल आएगी, रिएक्टिव पावर भी निकल आएगी, और अपेरेंट पावर भी निकल आएगी। इसी तरह आपने अपनी फ्रीक्वेंसी वैल्यूज को चेंज करते जाना है। ये देखें, पहले 50 हर्ट्ज पे, फिर 200 हर्ट्ज पे, फिर 500 पे, और फिर 1 किलो हर्ट्ज पे। अच्छा, ये जो
इनपुट इम्पीडेंस इन पोलर फॉर्म, ये जो होगी इनपुट करंट इन पोलर फॉर्म, इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी कि आपकी कंबाइंड इम्पीडेंस जी ऑफ द सर्किट वो क्या होगा, ठीक है। तो वो भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी रेजिस्टेंस ये है, कैपेसिटर की ये है, तो ये ओम्स वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो ओम्स वैल्यू के लिए आप इसको भी ग्राउंड कर दो, क्योंकि ये नॉर्मली यहाँ पे जितने भी मल्टी सिम के अंदर है आपने इसके टर्मिनल्स को ग्राउंड ही करना है, नेगेटिव टर्मिनल्स को मीटर्स के, ठीक है। इधर गया। तो ये तकरीबन इतनी आ रही है आपकी, ये 45 इम्पीडेंस इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया। तो ये फाइल भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ ताकि ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि ये हमने कैसे किया था। तो इस फाइल को भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये हमारा आज का टास्क था, इसको इस रिकॉर्डिंग को आप अब स्टॉप कर दें।